जुडिशरी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके कॉमन से क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ और वो सवाल ये है कि मैम हम अपने नोट्स कैसे बनाएं। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है या बहुत से लोगों को ये दिमाग में आता है कि नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके नोट्स आप किस तरीके से इफेक्टिवली बना सकते हैं। तो मैं हर अपनी वीडियो में या फिर हर अपनी क्लास में एक चीज कहती हूँ कि भाई रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन करना है तो आप पढ़ तो हर कोई लेता है एक बार, लेकिन रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिवीजन करोगे कैसे? अपने बनाए हुए नोट से। किताबों को बार बार तो आप पढ़ नहीं सकते। एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आपके खुद के बने हुए नोट्स ऐसे हो कि जब भी जो एग्जाम हो रहा है तो आप तुरंत उस नोट्स को देखो और आपका क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे भी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। अब दोनों के लिए ही आपको एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करनी है जो आपके नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो कि दोनों में ही काम आ जाए। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ कि आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नोट्स किस प्रकार बनाने चाहिए। ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जुडिशरी गोल्ड एडीपीओ और एपीओ बैच एक चला रहा है जिसमें हम एडीपीओ और एपीओ की प्रिपरेशन करा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच एंड ज्वाइन दिस बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एडीपीओ एंड एपीओ विद जुडिशरी गोल्ड। उसके बाद अपन बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो हर स्टेज पे आपके काम आ जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आपको किस तरीके के नोट्स बनाने चाहिए। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, सबकी अप्रोच अलग हो सकती है, बट जो मैं चीज सजेस्ट करती हूँ मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको दो नोटबुक्स बनानी चाहिए। एक पतली सी नोटबुक जो सिर्फ अपन को प्री के लिए बनानी है। अब प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है आप सभी को पता होगा। प्री के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होती है हमारी बेयर एक्ट। सीधे सीधे कभी कभी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सेक्शन में से अंदर से ही कुछ पूछा होता है या फिर उसके इलस्ट्रेशंस में से या फिर उसकी कमेंट्री के ऊपर से कुछ ना कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा दो नोटबुक होनी चाहिए, एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब भी आप प्री देने जाने वाले हैं, जब आपको पता है कि भाई हमें प्रीलिम्स एग्जाम देना है, तो आपके पास वो कॉपी अगर रेडी है, आपको सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 घंटे लगेंगे जिसमें आप अपना पूरा प्री का सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। अब अगर आपने कॉपी नहीं बनाई है तो दिक्कत कहाँ आएगी कि सारी बुक्स खोल के देखनी पड़ेगी, सारी चीजें वापस से देखनी पड़ेगी, और प्री के लिए उतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है जिसमें टीपीए भी एक पार्ट है। तो अगर आपके पास एक ऐसी छोटी सी नोटबुक है जिसमें आपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें लिख ली है, तो वो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अब इसके नोट्स आपको बनाने कैसे चाहिए? टेबल्स और फ्लो चार्ट्स की मदद से। देखो, जैसे अगर आप कोई भी डेफिनेशन है उसको आप एसेंशियल्स में ब्रेक कर सकते हो। एसेंशियल्स में ब्रेक करो, उसे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बना लो। जैसे अगर अपन बात करें सेक्शन 6 टीपीए की, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसमें एक लिस्ट दी हुई है। सारी लिस्ट में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आप एक चार्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। वहां पर अगर आपने इसे चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको देख कर भी सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आप पूरा बैठ के उसे रीड नहीं कर रहे हो, जस्ट बाय हैविंग अ ग्लैंस यू कैन रिमेंबर इट एंड यू कैन रिवाइज इट। तो वो करने में आपकी काफी आसानी हो जाती है। तो प्री की कॉपी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बेयर एक्ट के प्रोविजंस से रिलेटेड आपने फ्लो चार्ट्स और टेबल्स बना रखे हो। जब आपने ये कर लिया है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बेयर एक्ट में लिखे नहीं है, जैसे कि फीडिंग द ग्रैंड बाय स्टॉपल। ये कहीं दिया नहीं है कि कौन सा सेक्शन इसकी बात करता है, उसी को कोने में पॉइंट में बनाकर आप लिख सकते हैं। तो जो प्री की कॉपी है या प्री के जो नोट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो पॉइंटर फॉर्म में है, वन लाइनर्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में। इस तरीके से अगर आपने बनाया हुआ है देन इट्स इजी टू रिवाइज और बहुत ही इफेक्टिव भी ये होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें मेंस की, मेंस के लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली हमें काम करना है। स्ट्रैटेजिकली हम कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो पीवाईपी एनालाइज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मेंस के सवाल बनते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, सारे जितने सेक्शंस होते हैं उनमें से बनते नहीं है मेंस के सवाल। मेंस के सवाल क्योंकि वेटेज ज्यादा होता है इसलिए बहुत सिलेक्टिव पोर्शन ऐसा होता है जहां से मेंस के सवाल आते हैं। आपने एक बार पीवाईपी से वो एनालाइज कर लिया कि कहां से बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कौन से वो एरियाज हैं जहां पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक्स पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स बना के रखने हैं। आपको पूरा जो भी पॉइंट्स होते हैं उस आंसर के अंदर, जो भी उनसे डील करने वाले प्रोविजन है,
उससे एडिशनली आपको जो भी लिखना है, प्लस जितने भी लैंडमार्क या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, वो सारे अगर एक जगह लिख लोगे, मेंस के लिए अगेन रिवाइज करना, बार बार पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हम देखो, जब भी बुक में से पढ़ते हैं, बुक में बहुत सारी चीजें लिखी होती है जो कि हमारे कभी कभी काम की नहीं भी होती। जुडिशरी में सिलेक्टिव पोर्शन आता है, तो हमारे लिए हर चीज काम की नहीं है। अब अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी पूरा पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने एक कॉपी ऐसी बना रखी है जहां पर आपने सारे रेलिवेंट पार्ट सिर्फ लिख के रखे हैं, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप सारे रेलिवेंट टॉपिक्स निकाल लीजिए, जैसे कि सेल पर एक आंसर बना लिया, मॉर्गेज पर एक आंसर बना लिया, एक्शनेबल क्लेम पर एक आंसर बना लिया, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो गया, लिस्ट पेंडेंस हो गया, इनसे रिलेटेड केस लॉस और इनसे रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, ये बनाकर आप रख सकते हैं। उसमें ही सारे जजमेंट्स डाल दो, सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जो भी लैंडमार्क। अब ऐसा नहीं है कि अगर लिखने बैठे हैं तो बहुत सारे लिख रहे हैं। अगर आपको पता है कि अगर हमसे एक लिस्ट पेंडेंस पे आंसर पूछा जाता है तो हमें उसमें कौन सा केस लॉ डालना है, सिर्फ 2 केस लॉ भी अगर आप उसमें लिख के आते हैं काफी है। तो अगर आपने वैसा बना के रखा है, आपके लिए रिवाइज करना आसान है, आपके लिए पढ़ना आसान है, बार बार वही चीज पढ़ते रहोगे तो याद भी हो जाएगा और इफेक्टिवली उसको लिखकर भी आओगे। तो मेरे हिसाब से हमेशा ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कि प्री के लिए एक अलग कॉपी, मेंस के लिए अलग कॉपी। प्री की कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसको सिर्फ देख के रिवीजन हो जाए, टेबल्स, चार्ट्स, जितना भी इफेक्टिवली उसे बना सकते हो, कलर्ड पेन्स यूज कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको याद रहता है वैसी एक कॉपी बना लो। मेंस के लिए सारे वो रेलेवेंट टॉपिक्स निकाल लो और उससे रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आप बना लो। अब आप पूछोगे कि मैम वेटेज का भी तो डिफरेंस हो सकता है, जैसे 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। अगर आपने उस टॉपिक के बारे में कंप्लीटली हर चीज लिख ली है, अब आपको पता है कि अगर क्वेश्चन आया 4 नंबर का, आपके लिए बहुत आसान है उसको शॉर्टन करके उसमें रेलेवेंट पोर्शन डाल देना। तो इसलिए अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा सा आंसर बना के रखा हुआ है 10 मार्क्स के हिसाब से, आप उसमें से 4 या 5 नंबर का भी क्वेश्चन लिख सकते हो, आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। सो ऑलवेज मेक द सेकेंड कॉपी ऑल्सो। एडिशनली आपको क्या करना चाहिए अपने नोट्स में, यू शुड इनकॉर्पोरेट 2 थिंग्स। 2 चीजों का क्या मतलब है मेरा, पहली चीज आपको लिखना चाहिए डिफरेंसेस। अगर आपने सारे डिफरेंसेस एक जगह लिख लिए हैं, रिवीजन करने में अगेन बहुत आसानी होगी। जब आप पेपर देने जाओगे, कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते टाइम डिफरेंसेस पढ़ तो लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आता, क्योंकि हो सकता है रिवीजन करते टाइम एक आध डिफरेंस छूट जाए और वही डिफरेंस आपके पेपर में आ जाए। तो इससे क्या होता है कि हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं कट सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अपने नोट्स में कहीं पर भी एंड में या फिर स्टार्टिंग में आप सारे एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डिफरेंसेस हैं, आप सारे डिफरेंसेस एक जगह पर लिख लो, ताकि जब आप पेपर देने जाने वाले हो उसके थोड़े देर पहले आप उसको रिवाइज कर लो। जैसे कि अगर अपन टीपीए की बात करें, सेल और मॉर्गेज का डिफरेंस, मॉर्गेज और चार्ज का डिफरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस का डिफरेंस, ये सारे आप उसके अंदर लिख सकते हैं। लीज एंड लाइसेंस का डिफरेंस, सारी चीजें आप एक जगह, एक ही जगह पे सारे डिफरेंसेस लिखकर रख लो। दूसरी चीज, ऑल्सो राइट डाउन द डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में जब भी लोगों से पूछती हूँ कि भाई टीपीए में डेफिनेशन कहाँ दी गई है, मोस्ट ऑफ यू वुड से मैम सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी गई है। अरे भैया, सेल की डेफिनेशन नहीं दी क्या, मॉर्गेज की डेफिनेशन नहीं दी है क्या, लीज की डेफिनेशन नहीं दी है क्या, चार्ज की डेफिनेशन नहीं दी है क्या? ये सारी डेफिनेशन, एक्शनेबल क्लेम, ये सारी डेफिनेशन एक जगह लिख लो, सिर्फ सेक्शन 3 की डेफिनेशन नहीं, पूरे एक्ट में भी अगर कोई चीज समझाई गई है, अगर आप उसको लिख लोगे, आपकी मेंस की आधा पोर्शन वैसे ही कवर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर टीपीए की बात करते हैं, अपन टीपीए में आप देखोगे आधे टीपीए में तो सिर्फ ये डेफिनेशन ही है। अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली तो आधा टीपीए तो आपका वैसे ही हो गया है। सो आई ऑल्सो सजेस्ट while making notes for TPA, also incorporate these definitions in it. सारी definitions आप एक जगह लिख लीजिए, रिविजन करने के लिए अगेन बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर अपन इस पूरे प्रोसीजर का या पूरे लेक्चर का अगर अपन एक क्रक्स निकालें, तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको 3 चीजें करनी है। एक, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी बनाओ जिसमें सिर्फ पॉइंटर्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स की मदद ले सकते हो, आप टेबल्स की मदद ले सकते हो, सेक्शंस उसमें लिखे होने चाहिए, सेक्शंस को ब्रेक करके लिख सकते हो। दूसरी चीज, आप एक मेंस की कॉपी बनाओ जिसमें सारे वो रेलेवेंट टॉपिक्स जो कभी भी मेंस में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं,
उनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बना के रख लो। तीसरी चीज ये जरूर करना है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना कि एक कॉपी में या फिर उसी सेम कॉपी में, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप उसी कॉपी में, एक अलग से कॉपी में सारे डिफरेंसेस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिससे भी आप पढ़ने वाले हो, वो सारे डिफरेंसेस प्लस जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं वो सारी आप इसके अंदर लिख लीजिए। अगर आप ये करते हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे और इफेक्टिवली उसको रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे अपने एग्जाम पे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। आपको कुछ यूजफुल जरूर मिला होगा इसमें से, आपको समझ में आया होगा कि अपन जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आपको किस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं। और ये स्ट्रैटेजी आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फॉलो कर सकते हो जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो सेम वेटेज रखते हैं, आप उनमें भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।